नमस्कार। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको शहर के एक प्रसिद्ध समाज सेवी, एक एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वाले एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। वो जानेंगे कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। ये है कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल जी, और डीपी गोयल जी से जानेंगे कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, कैसे उन्होंने कैनविन फाउंडेशन की संरचना की और आम लोगों के घर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं और उनकी इलाज के लिए किस तरह उन्होंने यह कदम उठाया। डीपी गोयल जी, आपका स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। थैंक यू नरूला साहब। मैं आपको गुरुजी बोलता हूं और बिल्कुल सटीक न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आगे मुझे बेहद खुशी है। मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपको भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक आपने समझा। मैं एक बात जानना चाहूँगा डीपी गोयल जी कि आप भिवानी जिले के तोशाम जी में पैदा हुए जी और अच्छा भला व्यवसाय कर रहे थे, तो कब आपके दिमाग में यह आया कि कैनविन जैसे एक फाउंडेशन के तहत एक हॉस्पिटल खोला जाए, जैसे गुड़गांव में, जहां स्वास्थ्य सेवाएं जहां बहुत महंगी हैं। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं नहीं, हम जिस लेवल पे हम देखते हैं इस शहर को कि ये एक स्वास्थ्य हब के रूप में भी जाना जाता है, मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है। बाहर के विदेशों से भी लोग आके यहाँ इलाज कराते हैं और वीआईपी का तो ट्रीटमेंट देश के किसी कोने में हो तो गुड़गांव में होता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि क्यों ना एक बहुत ही सस्ती सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं लोगों को दी जाएं, तो ये विचार कब आया? गुरुजी, शुरुआत से ही, बचपन से ही हम इसको जोड़ते हैं, तो बचपन से ही था कि लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना है, कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए करना है। मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी बहुत अच्छे समाज सेवी गुरु तो शाम के हुआ करते और आज भी उनके नाम से हमारे को लोग जानते हैं। तो गरीब असहाय लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए मेरे पिताजी का जीवन रहा। तो वैसे तो डेस्टिनी होती है, या मैं कहूँ कि एक आपके प्रारब्ध होते हैं जो आपको इस लाइन पे ले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से था कि कुछ ना कुछ जीवन को ऐसा बनाना है, करना है कुछ जीवन में। माता जी को कैंसर हुआ, वो एक बड़ा रीजन रहा। बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, एक बड़ा रीजन रहा वो। तो बस वो जैसे जैसे था, लेकिन माता जी की बीमारी के दौरान नरूला जी मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही हिडन बहुत कुछ है और आम आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी पॉकेट फ्रेंडली होना है, बहुत बड़ी जरूरत है। मतलब बचपन से था कि कुछ ना कुछ ऐसे फील्ड में काम करना जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हम काम कर पाए। तो बहुत कुछ विषय पे मैंने अध्ययन किया, लेकिन मेडिकल फील्ड ऐसा है कि इसको हर जाति को, हर बिरादरी को, गरीब को, अमीर को, जन्म से जनाजे तक हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। तो बस एक विचार ने बस आगे हमें बढ़ाया और इससे ही बस कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत हुई। जब माता जी को कैंसर था तो देश विदेश में काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए हम आगे आए, हमने देखा, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जो बता पाए कि हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है एटलीस्ट वो भी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने देखा यार बड़ी बड़ी समस्या है इस फील्ड में, तो बस उसी विचार से बस यार। नहीं, देखिए, एक व्यवसायी होने के नाते आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और जो कई चीज़ों में डील करती है, स्क्रैप में भी आप डील करते हैं, एल्युमिनियम फाउंडेशन में भी आप डील करते हैं। तो उस व्यवसाय में हमने अक्सर देखा है कि बिजनेसमैन के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, घर के लिए नहीं होता, आप तो समाज के लिए, और ये इतना वक्त निकालते हैं। तो ये हेल्थ सेवाएं, ये दिमाग में कब उपज में आया, कब उपजा कि ये इस तरह की एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिससे लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके? देखो नरूला साहब, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है, ये तो भगवान ने कुछ ऐसा माध्यम बना रखा है मुझे या कैनविन को, जो हम काम कर पा रहे हैं। मैं अपने युवाओं को ये बात कहना भी चाहता हूँ कि आपके जीवन में का कोई मिशन होना चाहिए, आपका कोई एक ऐसा एक टारगेट लाइफ का होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हो लाइफ का। आप पैसे की बात जहाँ तक करते हैं, हर आदमी को अपने एक लेवल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसको घर चलाने के लिए पैसा, आजीविका चलाने के लिए बिल्कुल उसको पैसा चाहिए, और जो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी भी चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ नरूला साहब कि जब आपके पास या काम करते हुए दौरान भी आपके जितने भी साधन हैं उसका 2%, 1%, 10% आप अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए भी जरूर निकालें।
जी। और जब आपका एक लेवल बन जाता है कि आप अपनी अनुपस्थिति के बिना भी काम चला सकते हैं जी। या उसमें कुछ समय आप समाज सेवा के लिए फिजिकली दे सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपकी जीवन की सफलता और सार्थकता उसी में है। तो बस वो एक विजन था कि भाई कुछ करना है लाइफ में, और आप एक पैसे कमाने के बाद एक जब आपकी एक लेवल आ जाता है कि आपकी आजीविका ठीक चल रही है, उसके बाद तो फिर ये नंबर्स हैं, आप एक नंबर ज्यादा जुड़ गया, आपकी 10 गुना इनकम होगी, 100 गुना होगी, वो आपको संतुष्टि नहीं देती। अब संतुष्टि तो उसी बात में है जब एक किसी जरूरतमंद परिवार की मेडिकल हेल्प में मैंने साथ खड़े होके उसका ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद जब उसकी वो इलाज होता है और उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, तो सही मायने में वो जीवन की कमाई मुझे उस खुशी में नजर आती है। बस वही फिर एक चेन से चेन, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, फिर आगे सफर बन जाता है। डॉक्टर डीपी गोयल, आप डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, आप एक पति भी हैं, पिता भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मुझे तो लगता है कि अब लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़ी बहुत कमी भी रहती तो मान लेते हैं, यार आदमी ठीक है इसकी मान लो। वैसे इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता जी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी 73 साल की उम्र में पूरा देश संभाल रहे हैं, पूरा देश के मुद्दे संभाल रहे हैं। उनके कुछ पहलू नहीं है, आपके पहलू कुछ पहलू ज्यादा है। मैंने आपको बताया आप डॉक्टर हैं, आप व्यवसायी हैं, आप पिता हैं, आप पति। हाँ, फैमिली मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप यदि कोशिश करते हैं तो सब हो जाता है। आप शेड्यूल करें दिन को अच्छे से, आप अपनी प्रायोरिटीज लिखें, तो उसमें मुझे लगता है कि शेड्यूल द प्रायोरिटीज एंड प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज, तो उसमें सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा मुश्किल नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? देखो, मैंने तो अभी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा, अब उसको ज़्यादा कहें तो शायद अभिमान ना आए, लेकिन मैंने समाज सेवा के लिए समर्पित किया है जी। और पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इन सबसे बड़ा है संगठन और समाज की कल्याण के लिए, जन कल्याण, जग कल्याण के लिए यदि कुछ भी अच्छा हो पाए तो मेरे जीवन की मैं सार्थकता उसी में मानता हूँ। तो बस ये फील्ड में हम काम कर रहे हैं। डीपी गोयल, ये तो कैनविन फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से आरोग्य धाम, कैनविन आरोग्य धाम के नाम से आपका है। उसकी मैं वेबसाइट चेक कर रहा था कि आप रोज़ाना कितने लाख मरीजों को ठीक कर चुके, कितने आपके पास डॉक्टर्स हैं, उसकी पूरा विवरण आपका। अच्छा, मतलब वर्किंग करके बैठते हो आप? स्कैन कर लिया आपने? तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो कितनी संतुष्टि होती है कि हम इतने लोगों तक पहुंच गए। वैसे तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरी अक्सर मेरे पड़ोस में किसी भी से भी बात होती है तो बोले वो गोयल, उनके हॉस्पिटल से हमने इलाज कराया था, कोई कहता है उनके हॉस्पिटल से हमने सर्जरी कराई थी। तो कितना संतुष्टि और कितना गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के तक पहुंच पा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होती, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बचा है अभी। आप ये देखिए, 40 लाख के आसपास की आबादी का शहर हमारा गुड़गांव को मैं मानता हूँ, जिले को। यदि हम गुड़गांव जिले की बात करें तो अभी तक हम केवल 2.5 लाख परिवारों तक, 3 लाख परिवारों तक पहुंच पाए हैं। मैं अभी डाटा देख रहा था, 272 के आसपास, 272 के आसपास हम पहुंचे हैं, और वो भी बहुत कम है। मतलब मेरा मकसद है कि वाई ओनली गुड़गांव, हरियाणा क्यों नहीं, या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूएस से बैठे हुए बंदे के पास भी उसका यूजफुलनेस हो जी। तो संतुष्टि आना कभी भी एक आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप अपने प्रोसेस से संतुष्ट हो सकते हैं, आपके पास से जो आपने किया उससे संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर से आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपकी प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए। और जो नवीन ने चुनाव लड़ा, या हमने जो भी आगे जो भी काम किया जो चुनाव स्तर पे, तो इसके लिए मुझे समझने में, अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगा कि यार हमें चुनाव में नहीं चक्कर में पड़ना, हमें नहीं राजनीति में नहीं आना। लेकिन जब मैंने देखा कि केवल एक संस्था के माध्यम से हम एक लिमिट तक पहुंच पाते हैं या एक लिमिट तक सेवा कर पाते हैं जी। तो आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, फंड्स की, मैनेजमेंट की, स्टाफ की, सिस्टम की। यदि आप इन सर्विसेज को 10x, 100x, 1000x करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको राज में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे सरकारी सेवाओं का। इसी तरीके से मैं दोबारा कैनविन पे बात करता हूं, तो हमने मेडिकल सेवाओं से शुरू की। तब किसी ने कहा यार बड़े
कई कई फील्डों में नहीं जाना चाहिए, तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जब आप कई फील्ड में आ जाते हैं, आप एक फील्ड से अपनी आइडेंटिटी बनाओ और उसमें डेप्थ तक काम करो। मेरा अगला सवाल यही है तो लेकिन मैंने कहा कि वाई ओनली हेल्थ। हाँ, आप स्किल डेवलपमेंट। हाँ, महिलाओं का जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, महिला कौशल सेंटर स्वावलंबी बनाना। उसके बाद युवाओं का बड़ा एक आज किस चीज पे क्या क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। देखो, मेरा एक जीवन का एक तरीका सीधा सीधा है, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी। सिंपल सीधा सीधा सिस्टम है। तो मैंने नरूला साहब, हम दोनों भाइयों ने प्लान किया, अच्छी चीजें अच्छे तरीके से प्लान करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक इंसान के जीवन में क्या आती है, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? मेडिकल सेवाओं की जरूरत होती है। तो हमने मेडिकल पे काम किया। फिर हम एक्सप्लोरेशन मोड पे रहते हैं, हर 3 महीने बाद कुछ नया होना चाहिए, कोई नया सर्विस ऐड हो, नया कोई हमारी ब्रांच ओपन हो, नया हम काम करें। हमें अपने आप को अपग्रेड, अप स्किल करना है, अपडेट रखना है हमें। तो हर 3 महीने बाद कुछ नया है। तो हमने देखा कि केवल हेल्थ क्यों, पहले पॉली क्लिनिक बनाया, फिर हमने आरोग्य रथ चलाया, फिर कैनविन फाउंडेशन में कैनविन आरोग्य धाम की एक श्रृंखला जुड़ी, उसमें भी मल्टीपल सर्विसेज को हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि 50% पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज फीमेल। और आज महिलाओं को हम एक, मान लो हम एक विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत जब बनेगा जब विकसित गुरुग्राम होगा, या एक कोई भी शहर बनेगा, और वो शहर तब बनेगा जब गुरुग्राम का हर परिवार सक्षम बनेगा, हर परिवार सशक्त बनेगा, संपन्न बनेगा। उसमें वो परिवार संपन्न जब बनेगा जब महिलाएं आत्म सम्मान से भरी होंगी, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तब जाके वो परिवार कहीं ना कहीं एम्पावर हो पाता है। तो महिलाओं का अब यदि हम सिस्टम देखते हैं, आज कोरोना के बाद की सिचुएशन देखें तो बहुत तकलीफ का विषय है। कमाने वाले लोग चले गए, हर 5वें घर में कोई ना कोई मेंबर कोरोना के टाइम पे गया। वो बुरा समय था, भगवान दोबारा कभी ना दिखाए। तकलीफ आई, कमाने वाला चला गया, महिलाएं घरों में हैं, उसकी EMI चल रही है, तकलीफ का विषय है। तो महिलाओं को जो टॉर्चरिंग सहनी पड़ती है, वो परिवार की, समाज की टोंट कसते हैं लोग, वो सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि उसकी कमाई नहीं है, उसके हाथ में स्किल नहीं है, वो काम नहीं कर पाती। तो उनको स्किल से जोड़ना नरूला साहब सबसे पहले जरूरी है। कुछ आप देखें, गुड़गांव में 3-4 तरह के गुड़गांव हैं। आप बड़े गुड़गांव में चले जाओ, DLF का एरिया है, फिर मिड है, फिर और है, फिर कॉलोनी है। आपको सही मायने में गुड़गांव देखना है तो गुड़गांव कॉलोनियों में बसता है, और उनमें भी हर महिला कहीं ना कहीं दबी हुई है परिवार में, समाज में। तो उसके लिए हमने महिला कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की, और जो पहले ही महीने में हमारे को रिस्पॉन्स मिला वो बहुत जबरदस्त था। आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नेल आर्ट्स, ये सारे कोर्स हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स ही हम करवाते हैं 200 रुपये महीने में। वो भी 90% अटेंडेंस होती है तो वापस कर देते हैं कि बंदा सीरियसली काम कर रहा है। आज करीबन 1700-1800 महिलाएं वहां से सीख के या तो अपना सेंटर चला रही हैं, कहीं काम कर रही हैं, या वो अपने आप में कहीं ना कहीं आत्म सम्मान की भूमिका उसकी हुई है। इसी तरह फिर युवाओं के लिए फिर हम धर्म के लिए, क्योंकि एक परिवार जब तक संस्कार से जुड़ा नहीं होगा, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो कंप्लीट फैमिली नहीं हो पाती। तो हमने धर्म के लिए हर घर सुंदरकांड पाठ मुहिम, हर घर कीर्तन मुहिम, ये हमने चलाई। तो मतलब उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हमें लगा कि समाज के लिए जरूरी विषय है, उस पर हमने काम किया। आरोग्य धाम की कितनी शाखाएं हैं, कितने सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं? आरोग्य धाम तो अपने आप में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो एक ही है। शाखाएं की बात, उसकी पॉली क्लिनिक, हमारे 5 पॉली क्लिनिक हैं। हमने सबसे पहले 38 सेक्टर से शुरू किया था, वो फिर बाद में वहाँ पे हमने बंद कर दिया था। गीता भवन, राजेंद्र पार्क, अशोक विहार, 4-8 मरला और सेक्टर 45। एक समय ऐसा था, मुझे याद है कि शहर में जब भी कोई समस्या कहीं सीवर की, पानी की, कूड़े की, तो कैनविन को याद किया जाता था। तो उस टाइम साथ तुरंत कैनविन की टीम आके उस समस्या का समाधान भी करती। ये अभी कंटिन्यू है या अभी इसमें ब्रेक है? देखिए, ये हमारे कारण और इफेक्ट दोनों हुए हैं इसमें। हमने कोशिश की कि जैसे मैंने कहा ना कि समस्या कौन कौन सी आती हैं, तो समस्या का समाधान करने के लिए हमने प्रयास किए। सफाई की, कूड़े की, सीवर जाम है, पानी नहीं आ रहा, ये आमतौर पे हर गली मोहल्ले की दिक्कत थी। और मीडिया वालों ने, आप लोग बुद्धिजीवियों ने तो गुरुग्राम का नाम कूड़ाग्राम भी रख दिया था, और वो था भी। जो जिस तरीके से पूरे गुरुग्राम की हालत बड़ी खराब हुई, तो हमने देखा यार, हम सरकार तो नहीं है, हम प्रशासन भी नहीं है, तो अपनी इसमें भूमिका क्या हो सकती है। तो हमने 20-25 के आसपास की लेबर, 4-5 ट्रैक्टर, और हमने 1-2 JCB को रेंट पे हायर किया, और इसी तरीके से हमने ये सारा अपने शिविर व्यवस्था थी। वो हमारा पॉलिटिकल लोभ लालच भी था कि उसमें हमें
अपनी प्रेजेंस को दिखाना, माइलेज मिले हमारे को। उसमें ऑब्वियसली एक जनप्रतिनिधि में होना भी चाहिए और सभी को मिलकर करना भी चाहिए जितने उसकी भूमिका होती है। तो वो हमारा एक विंग था जिसपे हमने काम किया। बाद में जब पार्टी की तरफ से भी पता लगा या फिर बाद में पता लगा राजनीतिकों के द्वारा कि यार ये क्या सिस्टम है, ऐसे पैरेलल सरकार चला दी तुमने, ऐसे थोड़ी होता है, तो वही जो एग्रेसिवनेस थी वही हमारे कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने का कारण हुआ कि यार ये तो बहुत एग्रेसिव लोग हैं। मतलब पॉजिटिव जो चीज थी वो नेगेटिव में हो गई हमारी। तो अब जो इंस्टेंट हम क्वेरी, अच्छा उस पर भी मैंने बात करी कि ये जो काम कर रहे हैं जितना भी, इसको 100x कैसे कर सकते हैं। आपने चुनावी टाइम में भी सुना होगा, हालांकि कन्वीन का विषय था, वो विषय नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। हमने एक बहुत बड़ी बात रखी थी कि हम गुड़गांव विकास ट्रस्ट बनाएंगे। तो जितना ये काम हम कर रहे थे, मान लो कैनविन के प्लेटफॉर्म पे तो हम हेल्थ, महिला कौशल और उसकी बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार की। हमने कहा कि इस सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। आप नरूला साहब देखेंगे, आप सरकार में काम करने वाले लोगों की जो व्यस्तताएं हैं, जो सरकारी अफसरों की, अब उनके पास प्रोटोकॉल आ जाता है, शहर बड़ा है, काम नहीं हो पाता। मैं तो पॉजिटिव बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी नीयत नहीं काम करने की, उनके पास समय का अभाव, वो नहीं कर पाते। आप रातों रात कैसे किसी भी प्रशासन को बदल सकते हैं, रातों रात सरकार की कार्यशैली को बदल नहीं सकते। हमें पैरेलल एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जो उस सरकारी मशीनरी को हेल्प करे। तो हर विभाग का, जितने भी हमारे सरकारी विभाग आते हैं, उनके रिटायर अफसरों को रख के एक ऐसी बिल्डिंग हम प्लान कर रहे थे कि जहां पे उसी बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति आए और उसको वहीं पे उसकी समाधान का एक प्रोसेस शुरू हो जाए। जितना काम गुड़गांव विकास ट्रस्ट करा सकता था, मान लो छोटे काम है जिसमें बजट थोड़ा लगता है, रोड खराब है उसकी कोई ठप्पी लगानी है, कोई छोटे छोटे काम है, पानी की व्यवस्था है, वो हम गुड़गांव विकास ट्रस्ट की तरफ से छोटी छोटी समस्याएं वो हम उससे करते। और उसमें भी जो शहर के विकास के जो पॉइंट होते, जो एडवाइजरी बोर्ड होता, जो सरकार को गाइड करता, प्रशासन को गाइड करता कि हमारे शहर की मुख्य समस्याएं क्या हैं। जैसे कोई नई डेवलपमेंट आनी, कहीं रोड आना है, कोई मेट्रो का कोई रूट है, कोई अलग सिस्टम है, तो गुड़गांव विकास ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका हम सोच रहे थे कि वो गुड़गांव के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होता जी। तो उसका प्लान किया था, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गई है। डीपी गोयल, वो उस दौर की बात थी। हाँ। मैं इस दौर की बात करूंगा। हाँ। कि अब कैनविन फाउंडेशन जो काम चल रहे हैं उनके चल रहे हैं, जैसे हेल्थ सेवाएं हैं, कौशल रोजगार योजना है, तो वो चीजें तो चल रही हैं। क्या कुछ नया माइंड ऑफ फ्रेम भी है कि कुछ शहर की और भी कुछ समस्या जिस पे काम किया जाना, नरूला जी जो फाउंडेशन समझती है, जो डीपी गोयल का दिमाग समझता हो। देखो, करने के लिए तो नरूला साहब बहुत कुछ है। तो आपकी प्लानिंग में क्या? प्लानिंग अभी 1 साल बहुत ज्यादा नहीं है। अभी इन चीजों को हमने अच्छे से स्ट्रीमलाइन करना है। 3 महिला कौशल सेंटर, रोजगार सेवा के अंदर, हॉस्पिटल की फील्ड की सेवाएं, बहुत पैसा भी लगता है महीने का, तो अभी इसको ऑर्गेनाइज करना है नरूला साहब। प्लानिंग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है गुड़गांव के लिए, लेकिन अभी 1 साल के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और जो पिछले टाइम में जो कॉम्प्रोमाइज हुई, फैमिली, बिजनेस, काम, समाज, उसको अच्छे से करके 1 साल तक अभी एग्रेसिवनेस के साथ कोई काम नहीं करना। ये मैं समझूं कि पिछले रिजल्ट का प्रभाव है या रेस्ट की मुद्रा है? नहीं, रेस्ट कोई नहीं है। जितने हमारे सेंटर चल रहे थे, जितने काम हमारे थे, वो आज उसी स्पीड के साथ चल रहे हैं। नया कुछ करने के लिए अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग है, बट उसका एग्जीक्यूशन अभी 1 साल तक हमारी कार्य उसमें नहीं है, क्योंकि कभी भी ना शहर के आगे कमिट करना नरूला साहब बहुत आसान है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इसको ही चलाएंगे। डॉक्टर डीपी गोयल, आपने शहर को बहुत बारीकी से देखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई गली आपने छोड़ी होगी। ना, नहीं छोड़ी। कोई मोहल्ला छोड़ा होगा आपने। शहर की 3 प्रमुख समस्याएं आपसे जानना चाहूँगा। समस्या सबसे पहले तो किसी भी शहर में हम जाते हैं नरूला साहब, उसमें हम क्या देखते हैं, हम उसकी देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन देखते हैं। गंदगी की जो समस्या हमारी है, इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सफाई का, क्योंकि आपका वो सबसे बड़ी पहचान बनती है शहर की, और वो सिर्फ शहर की पहचान ही, शहर के लोगों का एटीट्यूड भी दिखाता है। तो सबसे बड़ी समस्या किसी भी शहर के लिए होती है वो ये है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत अच्छा तरीके से काम होना चाहिए। इंदौर को मॉडल मानते हैं, मैं कहता हूँ कि उससे भी बड़ा कोई नया मॉडल जो टेक्नोलॉजी से काम हो। मतलब इंदौर की जगह गुड़गांव का नाम आना ही चाहिए मॉडल के तरीके से, कि लोग उसकी केस स्टडी बना के उसको फॉलो करें। दूसरा मैं मानता हूँ सुरक्षा सबसे बड़ा विषय होता है। जब भी हम किसी शहर के बारे में सोचते हैं तो वहां रहना पसंद करते हैं, कितना सुरक्षित है।
तो इसके लिए हमारे को और बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। तीसरा, समस्या तो 7-8 है, लेकिन आपने 3 की बात करी, तीसरी है पर्यावरण की। क्योंकि आज जिस तरीके से वी आर बीइंग पोल्यूटेड, तो आने वाले 10 साल के बाद ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और उस पोल्यूशन में सारी समस्याएं आ गई, अंडर वाटर जो हमारा लेवल है वो नीचे जा रहा है, हमारे यहाँ पोल्यूशन की समस्या है, सारी तरह की समस्याओं का ये मैं मानता हूँ। उसके बाद तो फिर हमारा है मिशन हेल्थ है, अफोर्डेबल एजुकेशन है, ये सारे विषय हमारे आगे आ सकते हैं, ट्रैफिक है। मैं लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में शायद निगम के चुनाव कब प्रस्तावित हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि निगम के चुनाव जो लड़े जाने चाहिए राजनीतिक दलों द्वारा या जो लोग इच्छुक हैं लड़ने के? अभी तो जी हम मेयर की तैयारी भी कर रहे थे, अब वो भी कहते कि रिजर्व हो गया। तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? जो चीज हाथ से निकल गई, लेकिन उसके बारे में आपके व्यूज क्या है? कि देखो नरूला साहब, यदि राजनीति को मैं थोड़ा सा समझता हूँ तो मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी जो राजनीति या लोकतंत्र की व्यवस्था है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। आज यदि चुनाव को यदि आप समझें थोड़ा सा, तो सिर्फ पार्टी के टिकट ले आओ और आप जीत जाओ, ठीक है, तो लोगों का फोकस कहीं भी समाज सेवा पे नहीं है। तो आज समाज के लिए बहुत बड़े पतन का कारण बनता जा रहा है। आज बड़े बड़े ब्रांड नेशनल पार्टी बन गई है और कोई भी आदमी काम करके राजनीति में नहीं आता। आप पिछले 15 साल का गुड़गांव का इतिहास देख लीजिए, पार्टी की टिकट कोई भी लेके आया, वो जीत गया, फिर घर बैठ गया। तो ये राजनीति का या लोकतंत्र का सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका पैरामीटर ये होना चाहिए कि कौन व्यक्ति 5 साल हमारे बीच में रहा, किसने हमारे दुख सुख में साथ दिया, किसने काम किया और कौन सामाजिक तौर पे एक्टिव रहा, उसको टिकट मिलनी चाहिए या वो आगे राजनीति में आना चाहिए। आज सिस्टम क्या बन गया है, मुझे ये मेरे इंडिविजुअल विचार है, नवीन का या किसी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, ये मेरे विचार हैं। आज कोई भी नेशनल पार्टी है वो टिकट दे देती है। टिकट की क्राइटेरिया भी मुझे बड़ा बुरा हो रहा है सुन के, लग रहा है कि किसी भी कर्मठ या बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को टिकट आजकल नहीं मिलती। उसको जो बड़े राजनीतिक लोग हैं वो उसको दुश्मन मानने लग जाते हैं कि यार ये बंदा बड़ी स्पीड से चल रहा है, या कोई भी कर्मठ आदमी होगा उसको कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो अब क्राइटेरिया क्या रह गया, जो थोड़े राउंड चक्कर लगाता हो तो वो पराक्रमण वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, किसी को परिक्रमा लगाने वाला व्यक्ति हर राजनीतिक पार्टी को चाहिए। उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया कि आपके थैले में वजन बहुत बड़ा हो, छोटा वजन रहेगा। तो आप मुझे बताइए, यदि नरूला साहब और हम आप जैसे लोग राजनीति में आगे आना चाहिए, कोई एक आम परिवार का व्यक्ति जो चाहे कि मैं राजनीति में आगे कुछ करूं, ना तो उसके थैले में दम, ना वो परिक्रमा लगाने उसे आती, तो राजनीति में कैसे आएगा? तो मेरा मानना ये है कि ये जो छोटे चुनाव होते, चलो बड़े चुनाव में बड़ी नेशनल पार्टी आएंगी जी, काम होंगी, ये छोटे चुनाव में जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होते हैं, ये राजनीतिक पार्टी को कोई टिकट देनी नहीं चाहिए। मान लो एक वार्ड में 5 लोग हैं जो एक ही पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, अब टिकट एक को मिलेगी तो 4 जो राजनीतिक आदमी बनने चाहिए शहर की सेवा करने के लिए, वो तो हमने खत्म कर दिया पहले ही, ठीक है जी। तो इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी टिकट नहीं देनी चाहिए। 5 व्यक्ति चुनाव लड़े, वो 5 लोग समाज के काम कराएं, वो अपने वार्ड की देखभाल करें और उसमें अपनी व्यवस्था को अच्छी करें, तो उससे हमारे चुनाव तो एक ही जीतेगा, लेकिन नेता हमारे 5 तैयार हो गए, 5 तैयार हो गए ना जी नेता। तो हमें नेता तैयार करने हैं तो लोकतंत्र हमारा आगे बढ़ेगा। और इसमें कर्मठ लोगों को, जो हमारे कर्मशील लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमें आगे लाना चाहिए। और मैं गुरुग्राम वासियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये पार्टियां टिकट दे या ना दें, लेकिन हमें कैंडिडेट देख के हमें चुनाव को वोट देना है। आपको लगता है किसी पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट को टिकट दी तो उसको जिताओ, हमें लगता है कि कोई बंदा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसको जिताओ। छोटे चुनाव में पार्टी के हिसाब से हमें वोट नहीं देना, हमें छोटे मुद्दे, छोटी जगह जो हमारे बीच में रहता है उसको हमें वोट देना चाहिए, तभी हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा रह सकती है। ये थे प्रसिद्ध समाज सेवी डीपी गोयल, जिन्होंने बहुत कम समय में एक समाज सेवा में ख्याति प्राप्त की। और निसंदेह जब व्यक्ति समाज सेवा और समाज से जुड़ता है तो राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। तो उन्होंने राजनीति पर भी अपने बेबाक चीज़ें रखी, क्योंकि हर किसी बिल्कुल सटीक हर किसी समाज सेवी के मन में कहीं न कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो राजनीति से जुड़ा जरूर होगा और राजनीति से वास्ता भी पड़ता है। अभी जानने के लिए डीपी गोयल जी से बहुत सारी चीज़ें थी, फिर कभी
अगले एपिसोड में उनसे और जानेंगे। दोस्तों, बिल्कुल सटीक न्यूज़ आप सभी का धन्यवाद करता है और डीपी गोयल साहब का भी धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, धन्यवाद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।